आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी शेयर्स की जर्नी को फिर से एक बार। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी रेट से बढ़ रही है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 2013 में ये 7.46 ट्रिलियन डॉलर रुपीस थी, सॉरी। और जो कि 2023 में 46.58 ट्रिलियन रुपीस हो गई। मतलब अगर आप देखेंगे तो 10 इयर्स के स्पैन में वो 6 फोल्ड इंक्रीज हुई है, ठीक है। और अगर आप 2018 में देखेंगे तो इट वाज 22.04 ट्रिलियन रुपीस, जो कि 2023 में कितनी होगी 46.58 ट्रिलियन रुपीस। तो ये 5 इयर्स के पीरियड में कितनी जंप हुई, 2 फोल्ड इंक्रीज हुआ। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी तेजी में ग्रो कर रही है। और अगर हम इसका देखें कि कितने कैगर से ये बढ़ रही है, तो एक ये 14% के कैगर से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब अगर राइट नाउ इसका देखें, इंडिया का असेट मैनेजमेंट मार्केट जो है वो कितना है 865 बिलियन यूएस डॉलर है करंट ईयर में, ठीक है। और कितनी इस रेट से बढ़ी है, 14% की रेट से बढ़ी है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 5 इयर्स के टाइम पीरियड को भी अगर मैं मान के चलूँ तो ये बहुत तेजी में ग्रो करने वाली, और ये साइज कितना ह्यूमंगस साइज होगा ये, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो 55% जो होल्ड कर रहे हैं इंडस्ट्री एसेट्स को, वो इंडिविजुअल 55% है। मतलब जो मेजोरिटी जो शेयर है वो किसके पास है, इंडिविजुअल्स के पास है। और ये जो शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की अर्निंग इनकम बढ़ी है, डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ी है, और लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में एसआईपी कर रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कर रहे हैं। तो इन सब में जैसे जैसे लोग जा रहे हैं ये शेयर और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इंडस्ट्री और तेजी में बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इसी से रिलेटेड एक शेयर हमने जो देखने वाले हैं आज, वो है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप इसका करंट प्राइस देखिए 2862 रुपीज़ है। आप इसके 6 मंथ की जर्नी को ही ऑब्जर्व करिए। ये लगभग 1800 2000 की रेंज के आसपास चल रहा था, और पिछले 2-3 महीने के अंदर ही ये 2800 पे पहुंच गया। मतलब काफ़ी टाइम से, अगर आप यहाँ 3 इयर्स का चार्ट देखें अगर हम इसका, तो ये 3000 की रेंज में चल रहा था। उसके बाद डाउन आया, उसके बाद ये चलता रहा 2000 की रेंज में, उसके बाद फिर से 2800 की रेंज पे पहुँच गया। मतलब अभी भी स्कोप अगर देखेंगे तो अभी भी ये 2800 की रेंज पे ही पहुँचा है, और 3200 की लगभग रेंज में ये फिर से पहुँचने की, मतलब कम से कम वहाँ तक जाने की उम्मीद तो इसकी रहती ही है। तो 400 का तो यही टोटल गैप अभी बाकी है। उसके अलावा मैंने बताया, अगर लॉन्ग टर्म पीरियड देखेंगे तो जिस तरीके से ये मार्केट बढ़ रही है, एयूएम इंडस्ट्री बढ़ रही है, उस तरीके से इसका शेयर प्राइस भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक अच्छा प्लेयर है, क्लीन मैनेजमेंट है, साफ कंपनी है, अच्छा ये परफॉर्म करती भी आ रही है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें तो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक अच्छा रिटर्न भी दे रही है। देखिए अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 23 में 376, 478, 438। तो एक अच्छे रिजल्ट्स हैं और ठीक-ठाक प्रॉफ़िट भी दे रही है। अगर हम ईयरली देखें तो देखिए लगातार कंपनी प्रॉफ़िट में चल रही है और अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। इसके अलावा हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ऑब्ज़र्व करें तो देखिए एफआई ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया है, 12.99% से 16.12% कर दिया है। साथ ही डीआई का देखें तो उसने थोड़ा मार्जिनल रिड्यूस किया है, और जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने भी अपना मार्च 23 से जून 23 में थोड़ा-सा रिड्यूस किया है, थोड़ा-सा तो नहीं 10% रिड्यूस किया है। बट फिर भी मैं आपको बताऊँ कि ये कंपनी तो अच्छी कंपनी है और बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रही है। और अभी जो मर्जर चल रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, उससे भी इस पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा हुआ था। लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो रही हैं, और इसकी काफ़ी उम्मीद है कि ये अच्छा परफ़ॉर्म करे, जो कि मैं इंडस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म हॉराइज़न है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी तेज़ी में ग्रो कर सकती है। दूसरा हम जो शेयर देखने वाले हैं वो टार्क। तो टार्क क्या है? टार्क मैं आपको बताता हूँ, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है, और लगभग न्यू दिल्ली के एरिया के आस-पास इसका पूरा जो सेटअप है रियल एस्टेट मार्केट, वो उसी तरफ से उस एरिया में सेटअप है। तो आइए हम इसकी 3 इयर्स की जर्नी को ऑब्ज़र्व करें। तो पहले ही शेयर लगभग 40 की, मैं अगर रफली जनरली देखूँ तो 40 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, उसी के आस-पास ट्रेड कर रहा था, और पिछले 2-3 महीने के अंदर ही इसने लगभग डबल से ज़्यादा हो गया। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है, पिछले 6 महीने के अंदर ही। हम इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करें तो नेट प्रॉफ़िट जो है
वो इस क्वार्टर में इसने जून 23 में अच्छा रिपोर्ट किया है, अच्छा हुआ है। और अगर हम इसके प्रॉफ़िट एंड लॉस की बात करें, तो मार्च 2022 में इसने नेगेटिव मतलब लॉस में था 233 के करोड़ के में, और जबकि मार्च 23 में मतलब इस साल ये प्रॉफ़िट दिया इसने 20 करोड़ का। उसके अलावा हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऑब्ज़र्व करें, तो एफआई ने अपनी इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है 1.37% से 2.15, और डीआई ने भी 0.02 से 0.36। ठीक है। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग लगभग कांस्टेंट ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1% का ज़्यादा अंतर नहीं है। और तो ये अच्छा शेयर हो सकता है, जो क्योंकि जिस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रहा है, मैं रियल एस्टेट मार्केट के बारे में भी आपको बता दूं कि रियल एस्टेट मार्केट यहाँ बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है। आप यहाँ देखिए कि ये रियल एस्टेट मार्केट 265 बिलियन यूएस डॉलर का है राइट नाउ इंडिया में, और 5 साल के अंदर 828.75 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और इसकी आप क्या अगर देखेंगे तो 25.60% से मार्केट बढ़ रहा है। तो जब ये मार्केट बढ़ रहा है तो ये अपने साथ साथ काफी जितने प्लेयर्स होंगे उनमें से कई सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा गेन करेंगे शेयर्स। तो इसके कुछ प्लेयर्स हैं जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनकी हम कभी और चर्चा करेंगे, उसकी कभी एनालिसिस और बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये बता दूं कि टार्क जो लिमिटेड है वो भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ही शेयर है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और जरूर देख सकते हैं कि इसका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है, और आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, जो तीसरा शेयर है वो है सुला विनयार्ड्स। देखिए अभी इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 486। ये अभी भी मार्केट ये लॉन्च हुआ था इसका आईपीओ, तो लगभग 310 की रेंज में चला दिसंबर 22 के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे कि नॉर्मल चलता रहा, अब थोड़ा थोड़ा इसने अपना परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज किया है, और लगभग 500 की रेंज में जाने का इसने प्रयास भी किया, बीच में गया भी था लेकिन फिर से वापस वापस आ गया है। लेकिन थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई अभी तक कोई इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। सेकंड हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, तो 17, 16, 39 था पहले, उससे पहले क्वार्टरली। तो ठीक ठाक हमारा परफॉर्मेंस इसका दिख रहा है। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, स्टेटमेंट मार्च 2022 में 49%, फिर इस बार 88% हो गया है। सेकंड हम इसको देखें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आप देखिए प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न 1% कम हुई है, बट आप देखिए एफआई की शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी बड़ी है, 6% से सीधे 20%। ठीक है। डीआईआई की देखेंगे 10%, 17%। ठीक है। तो काफ़ी तेजी में इनका जो पैट इन्वेस्टमेंट है एफआईडीआई का वो इंक्रीज हुआ है। और हम देख रहे हैं कि अगर पिछले 6 महीने में, तो अभी भी शेयर ने इतना ज़्यादा मतलब एक रेंज में है, मतलब आई विल नॉट से कि ये महंगा शेयर हो गया है। ये अभी भी रेंज में है और अभी काफ़ी सही प्राइस पे चल रहा है। सेकंड मैं आपको बता दूँ कि जो वाइन इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री में किसी को घुसना बहुत मुश्किल है। और जो सुलह वाइन विनयार्ड्स है, ये लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। और किसी फॉरेन प्लेयर का इंडिया में आना वाइन इंडस्ट्री में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इंपोर्टेड वाइन्स वगैरह बहुत महंगी हो जाती हैं, तो किसी फॉरेन प्लेयर का आना वैसे ही बहुत टफ है। तो अपने आप में एक ये सेफ है इंपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और हम वाइन इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो आप वाइन इंडस्ट्री देखिए 2017 में कितनी थी, 68.80 यूएस डॉलर थी। और यहाँ देखिए 2027 में इस तरफ 2027 में ये 68.16 मिलियन डॉलर का इसमें इजाफा हो जाएगा, इतने और शेयर इसमें आ जाएगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे मिलेनियल्स बढ़ रहे हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, तो वो लोग अपनी और चॉइसेस को भी देख रहे हैं, और बाकी जो चॉइसेस उनको पता है उसके अलावा भी न्यू चॉइसेस को ट्राई कर रहे हैं, न्यू वेरिएंट्स को ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट को ट्राई कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंडस्ट्री बड़ी हो सकती है। तो ये वाला जो मैंने सुले विनयार्ड बताया, इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये शेयर आने वाले कुछ टाइम के बता रहा हूँ। मैंने ये जो सारे शेयर्स आज बता रहा हूँ वो लंबे टाइम होराइजन के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें तो मतलब सबको पता ही है कि ये बहुत बड़ी बैंक है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप इसका 3 ईयर का चार्ट देखिए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 2000 की रेंज में चलने वाला, 2000 से 1800 या 1700 की रेंज का में चल रहा है पिछले 3 साल से। मतलब 3 साल से इसने कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है। आइए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट ऑब्जर्व करें, तो नेट प्रॉफिट देखिए लगातार बढ़ रहा है इसका नेट प्रॉफिट। फिर हम देखें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो नेट प्रॉफिट फिर से इसका लगातार बढ़ रहा है 3 साल से।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए एफआई ने अपना शेयर बढ़ाया है इसमें, और जो प्रोमोटर्स है उनका शेयर लगभग कांस्टेंट है। डीआई ने अपना शेयर बहुत मार्जिनली कम किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये अच्छा शेयर है जो कि पिछले 3 साल से परफॉर्म नहीं किया है। इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं लगातार, तो बहुत चांसेस है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म करे और एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे। आप इस शेयर को ज़रूर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं पीरामल फार्मा लिमिटेड की। देखिए अभी जो पेल था हमारा, उससे उसको डिवाइड किया और उसमें से कुछ शेयर्स डिवाइड होके जिसमें पेल्स के शेयर्स थे, उसमें से कुछ किसी को जितने शेयर्स थे उसके अकॉर्डिंगली कुछ पीरामल फार्मा के शेयर्स भी मिले। और जब ये आया था मार्केट में, एक तरीके से हम बोल सकते हैं जब स्प्लिट हुई कंपनी एक तरीके से, तो 167 पे लिस्ट हुआ, उसके बाद ये गिरा और लगभग 60-70 की रेंज में आ गया। फिर से 100 की रेंज में फिर से स्टार्ट किया है अपना पिक धीरे-धीरे करना। और आपको एक बता दूँ कि ये जो है कंपनी पिरामल फार्मा लिमिटेड, ये ऑप्थेल्मोलॉजी के सेक्टर में, मतलब जो आईज़ वगैरह होती हैं, उसके सेक्टर में ये सबसे बड़ा प्लेयर है, ठीक है? और अब हम इसके देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह। तो अभी इसका इतना कंपैरिज़न करना ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी-अभी ये कंपनी बाइफरकेट हुई है पेल में से। तो फिर भी हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो था दिसंबर 22 में, वो लॉस में थी कंपनी 90 करोड़ के, फिर पॉजिटिव में आई, फिर अभी फिर से 99 करोड़ के लॉस उसने शो किया है जून 2023 में। और अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट लॉस देखें, तो मार्च 2022 में तो पॉजिटिव में थी, लेकिन उस समय तो ये बाइफरकेट भी नहीं हुई थी, और मार्च 2023 में ये लॉस में दिख रही है 186 करोड़ के। हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ऑब्जर्व करें, तो एफआई ने अपनी जो होल्डिंग है वो घटाई है, बट डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है थोड़ा सा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप इसको इंट्रिंसिक से देखेंगे कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, क्योंकि बुक वैल्यू इसकी 51 रुपीज़ है, ठीक है? करंट प्राइस की 99.4 ही चल रही है, और अब इसके बहुत चांस है कि धीरे-धीरे ग्रो करे। एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है और बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। अगर आने वाले टाइम में इसने कुछ चीज़ें इसके फेवर में चली गई, तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी और अच्छा रिटर्न देगी, है ना? तो ये स्टार्टिंग फेज़ है, अभी कंपनी कुछ टाइम पहले ही बाइफरकेट हुई है, तो थोड़ा एस्टेब्लिश कर रही है अपने आप को मार्केट में, बट इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद हम जो शेयर देखने वाले हैं वो है ज़ोमैटो। तो ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इसके बारे में, कई 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि भई ये कंपनी ने अभी देखो, जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका शेयर प्राइस अलग था। तब ये 140-150 के अराउंड में थी, फिर तुरंत नीचे आई और 50s की रेंज में चलने लगी, और अब फिर से 100 को पार करके इस समय तो 113 रुपीज़ से पहुँच चुकी है। और हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें, तो पहली बार इसका क्वार्टर जो पिछली बार जून का निकला था, उसमें पॉजिटिव इसने प्रॉफिट दिया 2 करोड़ का। अभी तक तो लॉस में चल रही थी ये कंपनी। और उसके बाद हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसको मैंने पहले ही बता रहा हूँ कि एफआई ने अपनी शेयर होल्डिंग आप देखिए लगातार इस समय 54.72% पे ली है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआई ने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्ट किया है जून 2022 के बाद, और सिमिलरली डीआई भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब इस कंपनी ने, इस शेयर ने परफॉर्मेंस देना भी स्टार्ट लगभग-लगभग कर दिया है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, और इसको देख सकते हैं। ये कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म और कर सकती है। उसके बाद जो बात करने वाला हूँ वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, तो इसके मैंने इन्वेस्टर्स पे जाएँगे, हम सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखिए एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग 5.35% 6.868% कर दी, मतलब इंक्रीज़ करी है। फिर हम डीआई का देखें, तो उसने भी अपनी 4% के लगभग-लगभग अपनी 3 मतलब 3.5% के आसपास अपनी इसने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है डीआई ने। और हम देखें कि प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई अंतर नहीं आया है, मतलब प्रोमोटर्स अभी भी कांस्टेंट बने हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि प्रोमोटर्स अभी बने हुए हैं कांस्टेंट। अब हम 6 महीने का पैटर्न देखें, तो ये लगभग शेयर 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर अचानक से नीचे गिरा, फिर कांस्टेंट ट्रेड किया लगभग 180 की रेंज में, फिर नीचे गिरा है। तो ये क्यों गिरा है? क्योंकि अभी जो मार्केट में न्यूज़ आई है, डेल्टा कॉर्प पे जीएसटी ने नोटिस भी दे दिया है, और जो गेमिंग इंडस्ट्री है उस पे भी टैक्स वगैरह लगा दिया है। लेकिन आप डेल्टा कॉर्प को देखेंगे, तो ये ऑनलाइन गेमिंग में इसका बहुत कम रेशियो है। ये आप कैसीनो में देख सकते हैं, तो ये कैसीनो में है 80%, और ऑनलाइन गेमिंग केवल 15% है, तो इतना ज़्यादा इसका रोल है नहीं ऑनलाइन गेमिंग का। लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि गेमिंग कंपनी है, गेमिंग इंडस्ट्री है में ही माना जाएगा डेल्टा कॉर्प, तो उस वजह से इसमें इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। बट अगर आप ऑब्ज़र्व करें इसका प्रॉफ़िट एंड लॉस देखें अगर आप, तो आप ये पहले सबसे पहले सेल्स देखें हम, तो लगातार सेल्स इसकी इंक्रीज़ हो रही है। इस बार तो 1000 के
जो फिगर है उसको भी क्रॉस करके 1021 करोड़ की सेल्स हुई है, ठीक है? उसके बाद हम उसके प्रॉफिट देखें तो हम यहाँ ऑब्ज़र्व करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, क्योंकि जो टैक्स परसेंटेज है वो बहुत वेरी कर रहा है इस इंडस्ट्री में और इस वजह से इंडस्ट्री डमाडोल चल रही है, गेमिंग इंडस्ट्री। तो पहले तो लॉस में थी 18% के, फिर 98 के, फिर 29 करोड़ के प्रॉफिट में। लेकिन टैक्स देखिए आप, 30% था तो 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 20% टैक्स लग गया, 262 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। तो अलग-अलग टैक्स रेट, आप टैक्स रेट देख सकते हैं बहुत डिफर कर रहा है, 30, 40, 44। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स की सिनेरियो बनते चले जा रहे हैं। 28% था, फिर 38% हो गया। तो ये कंपनी अभी स्टेब्लिश हुई है, ये जो एरिया है अब ये मैच्योर होना बाकी है। कुछ समय के बाद लॉ जो होंगे इसके अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट होंगी वो भी मैच्योर रहेंगी, स्टेबल होंगी। उसके बाद इस कंपनी में ग्रो करने की संभावना बढ़ती, अभी भी ग्रो करने की संभावना है, लेकिन उस बात के बाद ये इंडस्ट्री एक स्ट्रीमलाइन में आ जाएगी और ये कंपनी काफ़ी ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से हमारी इंडिया में लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ना शुरू होगी, लोग इस तरफ जाएँगे गेमिंग में, एंटरटेनमेंट में, कैसीनोज़ में, और लोग देख रहे हैं अब धीरे-धीरे इसका ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है। तो ये एक अच्छी कंपनी बन के उभर सकती है और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी इसकी प्राइस आप देखिए 250 से सीधे 130 आ गई है। मैं नहीं कहूँ, ये कंपनी इस समय बहुत आप कह सकते हैं कि थोड़ा टर्बुलेंस में चल रही है, इसलिए इसके प्राइस बहुत डिफरेंट चल रहे हैं। मतलब कंपैरेटिव जो चलने चाहिए थे 250 से, आप देखिए कि ये जुलाई में ही चल रही थी 250 के आसपास और सीधे 128, 130 पे आ गई है। हाँ, जितने भी हम शेयर्स देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जितना पोर्टफोलियो है उसका कितना परसेंटेज डालें। इतना परसेंटेज कभी भी किसी भी शेयर में इतना नहीं डालना चाहिए कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और बेकार परफॉर्म करती रहती है, सपोजिटली ये इंडस्ट्री अगर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो हमें उससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है? तो हमें जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम बोलते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, वो बेटर रखना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो ये तो आज की शेयर्स की लिस्ट थी। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।